नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं। 9 बजे का जो हमारा सेशन होता है वो आप सभी को पता है कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें मैं नियमित रूप से आप लोगों के लिए जो है नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो जाता हूँ। इस समय जो दोस्तों भारतीय संविधान को हम लोग लेके चल रहे हैं, भारतीय संविधान के प्रश्नों को देख रहे हैं। तो भारतीय संविधान जो आप लोग पिछले 5-6 दिनों से देख रहे हैं उसकी अगली कड़ी हम लोग जो है आज लेके मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आप सभी लोग जो है आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज के जो सवाल हैं वो आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग नियमित रूप से जुड़ के और जो है पूरे सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा, पूरे सेशन को देखिए और थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर करिए। दोस्तों, आप लोगों से मेरी शिकायत है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, एक दो बार यदि आप लोग वीडियो शेयर करेंगे दोस्तों तो उससे जो है वो काफी सारे लोगों तक जो है पहुंच सकती है। चलिए जी, अमन जी व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं मिला। अमन जी व्हाट्सएप पर रिप्लाई जो है आज थोड़ी सी समस्या चल रही थी जिसकी वजह से आपको नहीं मिल पाया होगा, लेकिन आपको जो होगा व्हाट्सएप पे रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। चलिए, तो आप सभी लोग जो है दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिए। दोस्तों, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो ये सेशन आपका नागरिक शास्त्र का जो आपका सेशन है अर्थात जो पॉलिटी का सेशन है, जिन लोगों का सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है दोस्तों, उन लोगों के लिए जो है 250 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। आप लोग जो है 250 रुपए के शुल्क का भुगतान करके और जो है इस सेशन का मेंबरशिप ले सकते हैं। आपके लिए मेंबरशिप जो होगी दोस्तों बहुत ही लाभदायक होगी। आप लोग मेंबरशिप 250 रुपए दे के जरूर ले लीजिए। आप लोग जो है 250 रुपए को न देखिए, आप लोग उसके फायदे को देखिए कि उससे आपको कितना फायदा हो सकता है। जो भी प्रश्न मैं आप लोगों को कराता हूं वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा और आप जो है उसको नियमित रूप से रिवाइज कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर इसको परचेज कर लीजिए। जी नहीं, बिल्कुल लेट नहीं हुआ है मोहित जी। तो दोस्तों 250 रुपए का भुगतान आपको गूगल पे, फोन पे या भीम के माध्यम से करना है। नंबर आपको दिया है नीचे 7007701847। इस नंबर पे 250 रुपए का भुगतान करके आप लोगों को जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना है उसका पेमेंट का, और वो स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप हमको जो है भेज देंगे। आपको जो है उसके बाद से ऐड कर दिया जाएगा, नियमित रूप से आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो सुबह के 8 बजे का जो आपका सेशन होता है वो आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन होता है। तो यदि आपका टीजीटी पीजीटी में एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप लोग जो है हमारे साथ ज्योग्राफी के लिए सुबह 8 बजे जुड़ जाया करिए। 8 बजे का जो सेशन होता है वो ज्योग्राफी के लिए होता है। इसमें मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके जो है इस समय चल रहा हूं। तो जो है ये अभी 10-12 क्लास हुई है, इसमें आप लोग जो है नियमित रूप से इसमें भी जुड़ जाया करिए। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो आज जो है आप लोगों की क्लास चलनी थी राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की क्लास के लिए। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आज जो है आप लोगों की आज से क्लास चलेगी, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से दोस्तों लाइव नहीं हो पा रहा था। मैं लाइव क्लास लेने के लिए जो है वो थोड़ा सा सेटअप में कुछ प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से आज आप लोगों की जो है राजनीतिक सिद्धांत की क्लास जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाई है। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं, जैसे लाइव मैं चाह रहा हूं दोस्तों कि इस क्लास को लाइव ले लूं, लेकिन चलिए यदि दोस्तों क्लास लाइव नहीं हो पाएगी तो आप लोगों को पहले से सूचित कर दे रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए क्लास रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड कर दिया करूंगा। क्लास रोज की क्लास जो होगी वो रोज आपको एक टॉपिक की क्लास अपलोड कर दी जाएगी चैनल पे, माफ करिएगा एप्लीकेशन पे, और वहां से आप लोग जो है देख सकते हैं। बात रही आपके डाउट को लेके दोस्तों, तो डाउट को लेके जो है कोई समस्या नहीं है। यदि लाइव नहीं हो पाता है तब भी आप लोगों के लिए डाउट के लिए एक क्लास ले लूंगा, ऐसे ले लूंगा जिसमें आप लोगों को इसी पे एप्लीकेशन के माध्यम से जो जैसे आपकी ये क्लास लेता हूं वैसे ही आपसे लाइव हो जाऊंगा और आप लोग जो है हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना होगा आप पूछ लेंगे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। थोड़ी सी लाइव में जो है वो तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। यदि वो कल समस्या का समाधान कल हो जाता है दोस्तों तब तो ठीक है, यदि नहीं हो पाता है तो आप लोगों को जो है रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। वीडियो रिकॉर्ड कर दिया जाएगा और आप लोग वीडियो को देखेंगे और हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप लोगों की इच्छा के अनुसार जब आप लोग चाहेंगे या आपको जो है जब भी डाउट होगा तो आप हमसे फोन से भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को पता है व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन लाइव आ जाऊंगा एक बार तो आप जो है हफ्ते भर अपनी वीडियो देखे रहेंगे और उसके बाद से आप लोग हमसे अपना जो है डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, तो वो भी आपके लिए जो होगा ज्यादा बढ़िया होगा। तो देखते हैं दोस्तों कल इसमें जो है वो क्या प्रगति होती है।
जो हमारे टेक्नीशियन है वो एक बार कल जो है फिर से प्रयास करेंगे। आज जो है वो काफी देर तक कार्य करने के बाद भी जो है दोस्तों उनको सफलता नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से आज क्लास शुरू नहीं हो पाई है। तो कल से इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब चलेंगे अपने दोस्तों आज के अपने सेशन की तरफ और अपने सेशन के आज के पहले प्रश्न को लेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को सभी लोग लाइक करें दोस्तों। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। बिना वीडियो को लाइक किए आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, सभी लोग करिए। जिन लोगों ने लाइक कर दिया है उनके अकाउंट बैलेंस से कोई पैसा नहीं कटा है। आप जो है अपने दोस्तों से मित्रों से आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए। आपका लाइक जो है दोस्तों मेरे उत्साहवर्धन के रूप में कार्य करता है, तो आप लोग लाइक अवश्य कर दिया करिए। चलें तो इस प्रश्न के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों, लोकसभा का नेता कौन होता है। आप सभी लोगों को इस प्रश्न के लिए उत्तर करना है। लोकसभा के नेता के रूप में किसको जाना जाता है, सब लोग उत्तर करेंगे। चलें तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए आ रहा है। मैक्सिमम लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने जो है इस प्रश्न में बी विकल्प का प्रधानमंत्री के लिए चुनाव किया है। तो दोस्तों यदि आप इस प्रश्न में बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो होता है आपके लोकसभा का नेता होता है। सिर्फ एक कंडीशन में जो है दोस्तों आपके, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सिंह जी, आप लोग लाइक कर देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और वीडियो को भी आप लोग शेयर कर दिया करिए, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए तो लोकसभा का नेता यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों तो आपके लोकसभा का नेता जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री नहीं होता है, और वो कंडीशन ये है दोस्तों कि आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 75(1) के तहत जो है वो आर्टिकल 75(1) में ये उल्लेख किया गया है कि बहुमत दल के नेता को जो है वो बहुमत दल के द्वारा जो है चुना गया व्यक्ति जो होगा वो आपका प्रधानमंत्री बनेगा। इसमें जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो आपके लोकसभा का सदस्य हो या आपके राज्यसभा का सदस्य हो। दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य आपका प्रधानमंत्री होना चाहिए, तभी जो है ये इनका चुनाव किया जा सकता है आपके प्रधानमंत्री के रूप में। जब ये लोकसभा का सदस्य होता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में लोकसभा का नेता जो होगा वो आपका प्रधानमंत्री होगा। लेकिन यदि आपका राज्यसभा का सदस्य जो है दोस्तों वो आपका प्रधानमंत्री बनता है, जिसके पास राज्यसभा की सदस्यता है, ऐसा व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बनता है दोस्तों तो लोकसभा के वरिष्ठतम व्यक्ति को जो है वो लोकसभा का नेता घोषित किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री जो है वो आपके लोकसभा का नेता नहीं होगा। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में। चलिए जी बिल्कुल, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये लोग जो है वो राज्यसभा से चुन के आए थे और राज्यसभा के का सदस्य होते हुए लोग प्रधानमंत्री बने थे। ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो नेता होता है दोस्तों वो आपके वरिष्ठतम सदस्य को लोकसभा का नेता बनाया जाता है। इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आपको यदि ये कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है ये कभी आपको पूछ ले तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। सदैव ध्यान रहना चाहिए कि राज्यसभा का यदि सदस्य है आपका प्रधानमंत्री तो लोकसभा का नेता वो नहीं होगा। लोकसभा का नेता जो होगा वो आपके लोकसभा का वरिष्ठतम जो व्यक्ति होगा वो होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बी विकल्प का चुनाव आप लोग कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। आप लोग बताएंगे लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किस विधि से होता है। संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा होता है। आप लोग अपना उत्तर तेजी से करने का प्रयास करेंगे। चलिए सब लोग उत्तर करेंगे। समय आपका जो है दोस्तों शुरू हो गया है यहाँ पे। चलें उत्तर करें इस प्रश्न के लिए। चलिए अनीप जी गुड इवनिंग, सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। तो आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में जो है वो सी विकल्प के लिए आ रहा है। मैक्सिमम लोगों को देख रहा हूं, जितने कमेंट आप लोगों के देख पा रहा हूं, लगभग सभी लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए आया है। कल की स्पीड अच्छी नहीं थी। अच्छा चलिए आज स्पीड बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा जो है दोस्तों आपके लोकसभा
स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष का जो होता है वो निर्वाचन होता है, आप सभी को पता है। तो आप इस प्रश्न में जो है सी विकल्प के साथ जाएंगे, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आप लोग अपना उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? आपको भारत के महान्यायवादी को, राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को या मुख्य न्यायाधीश को? आप लोग अपना उत्तर तेजी से करिए इस प्रश्न के लिए भी। चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलो बिल्कुल, तो इसमें इतना रुकने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होगा, माफ करिएगा, जो अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपेगा, और जो उपाध्यक्ष है दोस्तों वो एक दूसरे को ये लोग जो है अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए सही है, सी विकल्प के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? आप लोग बताएंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की विधि क्या है? लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, या लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, और दिया है दोस्तों प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। जी बिल्कुल दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में आप लोग जो है बिल्कुल कंजूसी ना करें। वीडियो को लाइक करिए सभी लोग और वीडियो को शेयर करिए। चलें, तो इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए, बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। कुछ लोगों ने ए विकल्प का चुनाव किया है, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। दोस्तों ए विकल्प दिया है, लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और बी विकल्प में दिया है लोकसभा के सदस्य सभी सदस्यों के बहुमत से। तो दोस्तों आपके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है यदि लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो हटाना है उसके पद से, तो 2/3 बहुमत से जो है वो संकल्प पारित करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो आप लोग जो है इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाइएगा, आपका उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बी विकल्प का चुनाव नहीं करेंगे। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ में आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि 14 दिन पूर्व जो है लिखित रूप से सूचना आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए उसको इस संबंध में 14 दिन पूर्व जो है वो लिखित रूप से सूचना देना होता है। यदि 14 दिन पूर्व सूचना नहीं दी गई है तो ये 2/3 बहुमत से संकल्प पारित नहीं किया जा सकता है। पहले उसको जो है वो 2/3 बहुमत से 14 दिन पहले उसको सूचित करना पड़ेगा कि आपको पद से हटाया जा रहा है, और उसके बाद 2/3 बहुमत से जो है संकल्प पारित किया जाएगा, तब जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष जो है पद से हटाया जा सकता है। आपका ए विकल्प इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न गलत हो गया है आप लोगों ने। चलिए प्रमोद जी के लिए कमेंट आया था मोहित जी का, और मैं उसके बारे में सोच रहा था। जी जी जी, प्रश्न गलत हो गया है, मुझे ध्यान है। चलिए दोस्तों, सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा जो है इसको हटाया जाता है, 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बी विकल्प आपका सही होगा। हमसे गलती हुई है, माफी चाहता हूं आप सभी लोगों से दोस्तों। मैं जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा जो है वो इसको हटाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व जो है इसकी सूचना इसको देनी होती है। इसका उल्लेख जो है दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आपके 94 आर्टिकल 94C में जो है इसका उल्लेख किया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बिल्कुल, आर्टिकल 94C या 94 ग में इसका उल्लेख है। आप लोग इस प्रश्न में जो है बी विकल्प के साथ ही जाइएगा। मेरी गलती है, मैं अपनी गलती के लिए जो है क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोग क्षमा कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों बी विकल्प के साथ जाइएगा, आपका उत्तर जो होगा बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। चलें आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलेंगे।
अगला दिया है स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन का चुनाव करना है आप लोगों को दोस्तों। स्पीकर के बारे में आप लोगों को सारे कथन दिए हैं, आप लोग उसको पढ़िए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा दिया है आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तीसरा दिया है दोस्तों कि यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग किया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। और चौथा दिया है दोस्तों यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। आपसे दोस्तों इसमें से पूछा है कौन सा कथन सही है। आप लोग उत्तर देने के लिए जो है वो तेजी से आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करिएगा। चलिए समय शुरू कर देता हूं आप सभी का। चलिए कल्पना जी गुड इवनिंग। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है उन सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए। चले आपसे सही कथन पूछा गया है दोस्तों। चलिए तो पहला कथन दिया है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दोस्तों बिल्कुल गलत है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जो होता है दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। दूसरा दिया है आवश्यक नहीं है कि वो अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर जो है सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ऐसी आवश्यकता, ऐसी बाध्यता बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तीसरा दिया है यदि सामान्य अवधि से पूर्व संसद को भंग कर दिया जाए तो उसे जो है अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये भी आवश्यक नहीं है दोस्तों। पद वो नहीं छोड़ता है जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाएगा, अगले जो है स्पीकर नहीं, अगले स्पीकर के नियुक्ति के ठीक पहले तक जो है दोस्तों आपके ये कार्यरत रहता है, अपना पद छोड़ता नहीं है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जो सही विकल्प दिया है वो आपको दिया है त्यागपत्र अपना जो है उपाध्यक्ष को देगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो आप लोग इसमें डी विकल्प के लिए जा रहे हैं तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद आप लोग एक बार बता देते तो मेरा मन जो होता वो एक बार प्रसन्न हो जाता। आप लोग एक बार अनुच्छेद बता दीजिए कि जो है ये त्यागपत्र किस अनुच्छेद में इसके त्यागपत्र का उल्लेख किया गया है। सभी लोग एक बार कमेंट करके अपना अनुच्छेद बता दीजिए दोस्तों। चलिए तो दोस्तों यदि त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ये उल्लेख जो है आप लोगों का उत्तर नहीं आ रहा है। 94B में जो है दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, 94B में आपके इस चीज का उल्लेख किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, डी विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, आप लोग बताएंगे दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। सभी लोग उत्तर करेंगे प्रोटेम स्पीकर के लिए। चलें, विकल्प दिया है दोस्तों कि स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानांतरण से स्थानापन्न रूप में स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, और केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना ही वह सही है। आप लोग अपना उत्तर चुनेंगे चारों में से किसी एक विकल्प के लिए। प्रोटेम स्पीकर के लिए उत्तर चुनेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य पूछा गया है दोस्तों आप सभी लोगों से। चले, आप सभी लोगों का उत्तर बी विकल्प के लिए आ रहा है। तो दोस्तों प्रोटेम स्पीकर आप सभी को पता होगा कि जब आपके लोकसभा की पहली बैठक होती है दोस्तों, तो लोकसभा की पहली बैठक में जो है सदस्यों को जो है वो शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर जो है वो नियुक्त किया जाता है। और ये प्रोटेम स्पीकर जो होता है अस्थायी तौर पे अस्थायी स्पीकर होता है, अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है इसको। और ये जो है दोस्तों सिर्फ जो है अपने अध्यक्ष के चुनाव, जब तक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ये अस्थायी अध्यक्ष के चुनाव होने के पूर्व जो है वो शपथ दिलाया जाता है। आप सभी को पता है शपथ लेने के बाद से ही जो ये लोग अपने में से जो है वो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बीच में जो पहली बैठक होती है उसमें सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए और जो है जब तक इसका कार्य आपके अध्यक्ष का चुनाव नहीं
हो जाता है तब तक ये जो है प्रोटेम स्पीकर अपने पद पे कार्य करता रहेगा। तो इसमें आपको दिया है सदस्यों को शपथ दिलाना, तो बिल्कुल सही दिया है। आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जी बिल्कुल, केवल नई लोकसभा जब गठित की जाती है तो पहली मीटिंग जो होती है दोस्तों उसमें, क्योंकि पहली मीटिंग से पूर्व जो पुराना लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने पद को त्याग देगा, ठीक पहली मीटिंग से पूर्व वो अपना पद त्यागता है और उसके बाद से पद खाली रहता है। तो पद खाली रहेगा तो ऐसी स्थिति में चूंकि लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष की होती है, तो शपथ दिलाने के लिए जो है वो सदन के वरिष्ठतम सदस्य को जो है वो प्रोटेम सदस्य जो है वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। चलिए, शपथ दिलाने के लिए आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। आपको बताना है दोस्तों, कास्टिंग वोट का प्रयोग जो है वो आपका लोकसभा स्पीकर कब करता है? वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल में, या जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। तो आप लोग चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, उत्तर करिएगा तेजी से। कास्टिंग वोट आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, सभी लोग उत्तर करेंगे। कास्टिंग वोट के लिए उत्तर करिए सभी लोग। आर्टिकल सहित बताइए, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में जो है वो कास्टिंग वोट का उल्लेख है? आपके लोकसभा स्पीकर के कास्टिंग वोट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सब लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे तेजी से। चलिए, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है दोस्तों किसी भी बिल पे मतदान नहीं करता है। पहले आप सभी को इस चीज को ध्यान रखना है। मतदान वो तभी करता है दोस्तों जब दोनों पक्षों के जो है वो मत बराबर हो जाएं, तो इसको जो है कास्टिंग वोट या निर्णायक मत कहा जाता है। तो निर्णायक मत जो है दोनों जो है जब दोनों वोट बराबर हो जाते हैं, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट जब बराबर हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में जो है ये निर्णायक वोट देता है। अनुच्छेद के लिए अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके 100 यानी 100 जो है आपके आर्टिकल 101 में आप लोग ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 100 सब आर्टिकल 1 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। चलिए, अनुच्छेद 100, जी बिल्कुल, अनुच्छेद 100 का जो है 1 में इस चीज का उल्लेख किया गया है कि यदि दोनों पक्षों के वोट बराबर हो जाते हैं तब जो है अपने जो है मत का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष करेगा और वो मत जो होगा उसका निर्णायक होगा। तो आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जी, आपको सिर्फ टाई होने की स्थिति में देगा। चलिए, सिर्फ मैं कह ही रहा हूं कि टाई होने की स्थिति में। चलिए, अगला दीजिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसको जाना जाता है? मावलंकर, हुकुम सिंह, बीडी जत्ती और बीबी गिरी। 4 विकल्प आपके पास है, चारों में से किसी एक का चुनाव करिएगा तेजी से। चलिए, तो जो लोग इसमें जीबी मावलंकर की बात करेंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के लिए, उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए थे वो आपके जो है वो जीबी मावलंकर जो है वो निर्वाचित हुए थे। तो आप सभी लोग जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आप लोगों का उत्तर आ रहा है। चलिए, प्रमोद जी ने पूरा नाम लिख दिया है, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो चलिए, बिल्कुल ए विकल्प आप सभी का सही है। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें फैक्चुअल प्रश्न है, इसमें आपको जो है बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अगला दिया है दोस्तों कि प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। चलिए, प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, आपको दिया हुआ है बी आर जाखड़, जीबी मावलंकर। सिर्फ 2 ही विकल्प, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए, विकल्प बढ़ाता हूं दोस्तों, विकल्प नहीं बढ़ाऊंगा तो प्रश्न ही गलत हो जाएगा। चलिए, सी विकल्प मैं आप लोगों को दे देता हूं, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह। और डी विकल्प मैं आप लोगों को दे देता हूं जो सही है, के एस हेगड़े, के एस हेगड़े। अब आप लोग जो है अपने सही विकल्प का चुनाव करिए इसमें कि जो है किसके प्रति जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहला स्पीकर कौन है जिसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? सब लोग उत्तर करेंगे। चलिए, बिल्कुल 2 ही विकल्प में आप लोगों को जो है वो मिल गया था, लेकिन 4 विकल्प मुझे पूरा करना था तो मैंने, अरे सुरेंद्र जी, मैंने मजाक करने के लिए बोला है कि सही विकल्प है डी। डी विकल्प आपका सही नहीं है। जीवी मावलंकर तो
खिलाफ जो है पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? आप लोग इस प्रश्न में ध्यान रखिएगा। जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में 21 लोग जो है दोस्तों मिलके और इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। हालांकि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो अस्वीकृत कर दिया गया था। तो आप लोग इसमें चलिए बिल्कुल, तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव जो है ये पारित नहीं हो पाया था इनके खिलाफ। लेकिन जो है आपसे यदि पूछ दिया जाए कि जीवी मावलंकर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने में किसने जो है वो मुख्य भूमिका निभाई थी, तो आप लोग याद रखिएगा, आपको नाम याद रखना है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। दोस्तों मैं लिखता बहुत अच्छा हूं, लेकिन इस पे जो है इस सॉफ्टवेयर पे जो है लिख पाना जो है बहुत ही मुश्किल है, पेन चलता ही नहीं है। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो बी विकल्प के साथ जाएंगे तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कब लाया गया था आप लोगों को ध्यान है? 1954 में। 1954 में जो है ये पहली बार इनके खिलाफ जो है, क्योंकि ये पहले अध्यक्ष थे और इन्हीं के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी जो है अपने सदस्यों 21 साथियों के साथ मिलकर लेके चले आए थे। तो आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के साथ जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आप लोगों को बताना है दोस्तों। प्रमोद जी, हर चीज का फुल फॉर्म आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एनर्जी वेस्ट ना करिए, फोकस रहिए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको दिया है विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा और मीरा कुमार। चारों में से कोई एक विकल्प चुनिए आप सभी लोग दोस्तों। बहुत ही तेजी से आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के लिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है आपकी मीरा कुमार थी दोस्तों। आप सभी को पता है कब ये अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी? आप लोग उत्तर करेंगे मीरा कुमार के लिए। मीरा कुमार कब अध्यक्ष निर्वाचित की गई थी पहली बार? क्योंकि पहली बार इनको पहली महिला ये है जो अध्यक्ष हुई हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 2009 में इनको जो है 2009 में इनको जो है लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था पहली बार। तो आप लोग जो है इस प्रश्न में, चलिए सुरभि जी काफी नजदीक तक आप पहुंच गई हैं। आपका उत्तर जो है 2009 के लिए सही होगा। आप लोग डी विकल्प का चुनाव करिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, उपाध्यक्ष जब लोकसभा की अध्यक्षता करता है, यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है और ऐसी स्थिति में आप सभी को पता है कि उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है, तो ऐसे में जो है उनको कौन सा अधिकार इसमें से प्राप्त है? लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? आप लोग बताइएगा अपना, सही है या गलत है। आपको इसमें से बस वही चुनना है कि जो उनको अधिकार दिया गया है। दूसरा दिया, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। दूसरा दिया है मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते हैं। आप लोग अपना उत्तर करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न के लिए उत्तर करिएगा। चलें बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है, बाकी लोग भी अपना उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। सी विकल्प के लिए भी उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में। बी और सी विकल्प की बात कर रहे हैं दोस्तों आप लोग। चलिए बिल्कुल, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जब वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तो मत यदि बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो है वो अपने निर्णायक मत का या कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी को पता है। चलिए बिल्कुल स्पीड बढ़ा रहा हूं। सी विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। लोकसभा के विचार विमर्श में जो है ये भाग नहीं लेंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तेजी, यदि मुझे तेज चलना है तो बाकी विकल्प को मुझे छोड़ के चलना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? आप लोगों को प्रथम जनजातीय व्यक्ति का चुनाव करना है जो लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उत्तर आप लोग करिएगा। चलिए, जीवी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी और पीए संगमा, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए। जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष आपको बताना है दोस्तों।
चलिए, तो जो लोग इसमें जो है वो पीएस संगमा की बात कर रहे हैं उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1996 में जो है इनको पहली बार जो है वो प्रथम जनजाति व्यक्ति को जो है वो लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। आपका उत्तर जो है जी बिल्कुल, आप लोगों का उत्तर जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? लोकसभा सचिवालय आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन कंट्रोल करता है लोकसभा सचिवालय को? उत्तर करिए सभी लोग। चलिए, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा महासचिव के माध्यम से जो है वो आपके लोकसभा सचिवालय को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। डी विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि जो आम बहस होती है किसी बिल पे वो किस स्तर पे होती है। आपको दिया है विधेयक की प्रस्तुति के समय, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर पर या तृतीय वाचन में। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। आम बहस के लिए आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। चलिए, बिल्कुल आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में द्वितीय वाचन के लिए आ रहा है। तो दोस्तों, प्रथम वाचन जब जो है बिल को प्रस्तुत किया जाता है, द्वितीय वाचन जब जो होता है इसका इस पे जो है वो विचार विमर्श किया जाता है, और इसी द्वितीय वाचन में ही जो है आपके इसकी जो संसदीय समिति है, संयुक्त समिति या एकल समिति, उसको जो है वो भेज दिया जाएगा किसी एक समिति को। और तृतीय वाचन जो है दोस्तों, जब समिति अपनी सिफारिश के साथ उसको लौटाती है या यथास्थिति जब उसको लौटाती है तो जो है वो तृतीय वाचन होता है। तो आप लोग जो है जी, तो वही चीज क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि विधेयक को पुनर्स्थापित करना जो है दोस्तों उस समय प्रथम वाचन होता है, और जब विधेयक पे बहस होती है दोस्तों तो उसे द्वितीय वाचन कहा जाता है। द्वितीय वाचन में ही दोस्तों इसको प्रवर समिति या संयुक्त समिति को विधेयक को भेज दिया जाता है। उसके बाद से जब इसमें या तो प्रवर समिति या जो आपकी संयुक्त समिति है वो इसमें जो है वो क्या करेगी, संशोधन करेगी, यथास्थिति जब उसको लौटा देगी तो अंततः जब उस विधेयक पे जो है वो तृतीय वाचन किया जाता है उसको पारित करने के लिए। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो द्वितीय वाचन आम बहस दिया है, तो आम बहस आपके द्वितीय वाचन का हिस्सा है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त है? आपको बताना है दोस्तों, लोकसभा को राज्यसभा के अनन्य रूप में कौन सी शक्ति प्राप्त है? पहला दिया है आपको, धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा दिया है धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। आप लोग जो है अपना उत्तर चारों विकल्प में से किसी एक के लिए चुनने का प्रयास करिए। चलिए सभी लोग उत्तर करिएगा इस प्रश्न के लिए। चलें, तो आप सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए आ रहा है। चलिए, धन विधेयक केवल जो है लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, आप सभी को पता है कि लोकसभा ही इसको रखेगी। दूसरा दिया है दोस्तों, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा जो है संशोधन के संबंध में राज्यसभा यदि कोई सुझाव देती है तो लोकसभा को ये पावर है कि वो उस पर विचार करे अथवा विचार करने से मना भी कर सकता है। तो इसमें भी ये जो है पावरफुल है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में भी जो है ये आपके अधिक शक्तिशाली है आपके राज्यसभा की अपेक्षा। और अंतिम दिया है दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। तो यदि जो है आप सभी का उत्तर अनुच्छेद 312 के लिए आ भी रहा है, अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में जो है एकाधिकार जो दिया गया है वो राज्यसभा को दिया गया है। तो आपका जो होगा इस प्रश्न में राज्यसभा की तुलना में अनन्य जो अधिकार है वो आपके सिर्फ ऊपर के तीनों हैं। तो आप लोग 1, 2, 3 के लिए यदि उत्तर चुन रहे हैं तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है उन सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए। जी बिल्कुल, 249, 312 और 315। जी चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न में। राज्यसभा में होते हैं, आपको बताना है दोस्तों, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 280 सदस्य, जिसमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 275 सदस्य, 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 252 सदस्य, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब इस प्रश्न में दोस्तों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि किस ग्राउंड पे जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो ग्राउंड आप लोग बता दीजिए। बस इस प्रश्न को ले आने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि आप लोग ग्राउंड बता दें। चलें जी बिल्कुल, तो आप लोगों का उत्तर इस प्रश्न में है सी विकल्प के लिए सभी लोगों के लिए आ रहा है। जी बिल्कुल, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। चलिए पीजी सचिन तेंदुलकर और रेखा, इनको समाज सेवा के लिए ही जो है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर और रेखा को जो है वो समाज सेवा, खेल को जो है वो, इनके योगदान को जो है वो समाज सेवा की कैटेगरी में रखा गया था। तो आपका उत्तर जो है वो सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग 250 और 12 सदस्यों की बात कर रहे होंगे। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है वो सी विकल्प का चुनाव करेंगे, उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, राज्यसभा में राज्यों के को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? आप लोगों को बताना है दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर मिलता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान है, उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान है, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान है। चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? उत्तर करेंगे आप लोग। चलिए सभी लोग उत्तर करिए। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है दोस्तों उनकी जनसंख्या के आधार पे। आप लोगों का उत्तर जो है आ रहा होगा बी विकल्प के लिए, तो उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है वो स्थान उनको राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को दिया जाता है। और इस जो है आपके चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख है। अभिषेक जी का उत्तर आया है 4th शेड्यूल के लिए। बिल्कुल, जो लोग चौथी अनुसूची की बात करेंगे उनका उत्तर जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पे जो है उसके सदस्यों को जो है वो निर्धारित किया गया है। जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसी के अनुपात में जो है सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा राज्यसभा के लिए। आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, पहला दिया है। दूसरा दिया है कि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। और तीसरा दिया है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। आप लोग अपना उत्तर इसमें से चुनने का प्रयास करिए कि कौन सा उत्तर आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी लोग, सारे विकल्प को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उत्तर करिए। सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप बिल्कुल जो है दोस्तों कंजूसी ना दिखाएं। आपके अकाउंट बैलेंस से पैसा नहीं कटेगा, मेरा उत्साह थोड़ा सा बढ़ जाता है आप लोग यदि वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो। सभी लोग करिए, वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नियमित रूप से आप लोगों के लिए रात के 9 बजे उपस्थित हो जाता हूँ आप लोगों के बीच में। चलिए, तो इस प्रश्न में जो है मैक्सिमम लोगों का डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, कुछ एक दोस्तों का जो है ए विकल्प के लिए भी आ रहा है। चलिए, तो आपको पहला दिया है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो दिल्ली और पांडिचेरी का प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों। आपके दिल्ली से
जो है वो 3 सदस्य और पांडिचेरी से 1 सदस्य जो है वो राज्यसभा में जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य आपके राज्यसभा में शामिल होते हैं और किसी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख नहीं किया गया है। अभिषेक जी का उत्तर आया है जी बिल्कुल, अभिषेक जी ने बात किया है दिल्ली 3 पांडिचेरी 1, बिल्कुल सही आया है। दूसरा दिया है दोस्तों, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं, निर्वाचन संबंधी झगड़ों का या विवाद का जो निर्णय है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत के संविधान के अनुसार जो है संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस आपके जो है प्रेसिडेंट से मिलके आपके संसद का निर्माण होता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे होंगे। चलिए डी विकल्प के लिए आपका उत्तर, एक बार यदि आप लोग अनुच्छेद बता देते कि लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद निर्मित होगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो थोड़ा समझ आ जाता है। आप लोग अनुच्छेद बता दीजिए, इसके लिए अनुच्छेद बता दीजिए, अनुच्छेद बता दीजिए। सभी दोस्तों से निवेदन है आप लोग अनुच्छेद बताइए, थोड़ी सी कृपा करिए। चलिए अभिषेक जी का, संतोष जी का उत्तर आ गया है 79 के लिए। आर्टिकल 79 में ये स्पष्ट किया गया है दोस्तों कि जो है आपके राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा और जो है आपके राष्ट्रपति से मिलके जो होगा वो निर्मित होगा, आपके संसद का निर्माण होगा इन तीनों से मिलके। तो आपका उत्तर जो होगा वो 79 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के 3 अंग हैं, आप लोगों को इसको गांठ बांध लेना है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलके ही जो है वो संसद का निर्माण होता है। साथ में आपको मैंने बता दिया कि जो है संघ राज्य क्षेत्र जो है दोस्तों, उससे 2 संघ राज्य क्षेत्रों से सदस्य चुन के आते हैं आपके दिल्ली और पांडिचेरी से, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कहां से चुने जाते हैं? राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, राज्यों के विधान परिषदों द्वारा, राज्यों के विधानसभा और विधान परिषदों द्वारा और नगर पालिका सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। आप लोगों को बताना है राज्यसभा के सदस्य कहां से चुन के आते हैं, इसमें से किसी एक के लिए उत्तर करिएगा। चलें सब लोग उत्तर करेंगे। वीडियो को थोड़ा लाइक करिए दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, आपके अकाउंट बैलेंस से पैसा नहीं कटेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप लोग, किसी के अकाउंट बैलेंस से नहीं कटा है। मेरा उत्साह थोड़ा सा बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है आप लोगों के जो है वो वीडियो के लाइक करने से। चलिए तो इस प्रश्न में ए और सी विकल्प के लिए देख रहा हूं उत्तर आ रहा है आप लोगों का। चलिए तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है दोस्तों। राज्य विधानसभा से लोग जो है वो चुनके आपके राज्यसभा में जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इसमें प्रयोग होता है, एकल संक्रमणीय का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे राज्यसभा की के सदस्य जो हैं वो आपके राज्य विधानसभाओं से ही चुन के जाते हैं। आपका इस प्रश्न के लिए जो उत्तर होगा वो ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। विधान परिषद के सदस्य नहीं जाते हैं, यहाँ से नहीं, आप लोग ध्यान रखेंगे ए विकल्प के लिए। चले आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस अनुच्छेद में, इसके लिए अनुच्छेद आप लोग बता दीजिएगा, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं दोस्तों, अनुच्छेद 84 है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 84 यानी आर्टिकल 80 सब आर्टिकल 4 में इसका उल्लेख किया गया है राज्य विधानसभाओं का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आप सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए अभिषेक जी का उत्तर आ गया इस प्रश्न में 6 वर्ष के लिए। सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों राज्यसभा के कार्यकाल के लिए। अनुच्छेद बता दीजिए। चलिए आप सभी का उत्तर जो है इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए आ रहा है, बिल्कुल 6 वर्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है, आप सभी को पता है, और इसमें जो है दोस्तों 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है आपके रिटायर होते हैं। 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। और वो कौन लोग रिटायर होते हैं, जिनका जो है कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो गया रहता है। इस चीज का जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे रिटायर होंगे। इस बात का उल्लेख जो है आपके संविधान के अनुच्छेद 83(1) में किया गया है। अनुच्छेद 83 का 1 जो है उसमें इसको स्पष्ट किया गया है। सी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे।
अगला दिया है दोस्तों आपको, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको बताना है दोस्तों राज्यसभा के विषय में इसमें से कौन सा सही दिया है। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। दूसरा दिया है दोस्तों, इसके सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा दिया है दोस्तों, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। और चौथा दिया है कि भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। आप लोग चारों में से किसी एक का चुनाव करिएगा, इसमें से पूछा है कौन सा सही है। चलिए तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए, तो ए विकल्प का सभी का उत्तर है। राज्यसभा जो है आप सभी को पता है अस्थायी सदन है, कभी ये जो है विघटित नहीं हो सकती है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है इसके रिटायर होते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल मैंने आपको बता दिया था कि जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो उसके बाद दिया है दोस्तों, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इनका चुनाव नहीं होता है। विधानसभा से जो है ये लोग विधानसभा से चुन के जाते हैं। उसके बाद से दोस्तों दिया है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। आपका वाइस प्रेसिडेंट जो होता है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट आपका जो होता है वो इसका सभापति होता है, आप सभी को पता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। और महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी जो है दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था, यह दोनों में से किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदन में बोल सकता है दोस्तों, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। उसके द्वारा जो समिति बनाई जाएगी उसके समिति में भी शामिल होगा, लेकिन अपना जो है वोट बस नहीं दे सकता है। सिर्फ इसको मत देने का अधिकार नहीं है, बाकी सारे अधिकार इसको प्राप्त हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे गलत दिया है। तो सिर्फ एक आपको जो पहला विकल्प है वो सही दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। सभी लोग उत्तर करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। उत्तर करिएगा अनुच्छेद सहित। चलिए चलें, सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद सहित उत्तर करिए आप सभी लोग। किस अनुच्छेद में कितने सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। दस, 15, 12 और 20 आपको विकल्प दिया है। सब लोग जो है इस प्रश्न में बात कर रहे हैं सी विकल्प की। तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल है दोस्तों आपका 80, अनुच्छेद 80 में जो है इस चीज का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो 12 विशेष व्यक्तियों को, विशेष क्षेत्रों से जो है संबंध रखने वाले व्यक्तियों को, जिसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और विशेष ज्ञान वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों, उनको जो है इसमें स्थान दिया गया है। 12 लोगों को ये मनोनयन कर सकता है। चलिए अजय कुमार गुप्ता जी, राम राम जी, आपका जो है संबोधन देख लिया है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आपको किसी भी ऐसे मतलब मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा संबोधन ना करें जिससे कि थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सके। तो आप लोग जो है समरसता का भाव बनाए रखिए सभी लोग दोस्तों। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग है, तो आप लोग जो है गुड इवनिंग से ही संबोधन का काम चलाइए। राम राम जी, राम राम कहना जो है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन जो है आप यदि अकेले हो, आप सबके धर्म का सबके साथ जो है। अच्छा जी, राजस्थानी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप राजस्थानी हैं तो उससे कहीं कोई समस्या नहीं है इस बात से कि आप राजस्थानी हैं। तो वहां पे भी गुड इवनिंग बोला जाता है, हर जगह राम राम बोला जाता है, मैं भी राम राम बोलता हूं। लेकिन दोस्तों हर चीज का एक सही स्थान होता है। चलिए आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 80 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, आपको बताना है दोस्तों। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी, आपको दिया गया है जयललिता, नरगिस दत्त, वैजंती माला और देविका रानी। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए।
जी बिल्कुल, जय हिंद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय हिंद संबोधन सभी भारतीयों के लिए है। मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता हूं दोस्तों, मैं अजय जी का भी विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार जब उन्होंने लिख दिया है तो थोड़ा सा, कई बार जब आप किसी चीज को हाईलाइट करने लगते हैं दोस्तों, धर्म प्रदर्शन का विषय नहीं है, धर्म पालन का विषय है। चलिए दोस्तों, जब धर्म प्रदर्शन के स्तर पे आ जाता है तो वो जो है एक समस्या के रूप में जो है वो कई बार जो है वो सामाजिक समरसता जो है उससे प्रभावित हो जाती है। आप सभी को जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि पढ़े लिखे लोग, हम लोगों जैसे समझदार लोग, और उसमें भी खास करके जो संविधान के जो विद्यार्थी हो, वो लोग यदि इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये दूसरे से आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो दोस्तों इस प्रश्न में जो लोग नरगिस दत्त की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नरगिस दत्त जो है वो पहली भारतीय अभिनेत्री थी जो आपके राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई थी। बाद में आपके जयललिता और बैजंती माला को भी जो है वो राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। दोस्तों देविका रानी के बारे में भी एक चीज आप सभी लोगों को जान लेना आवश्यक है कि देविका रानी को जो है आपके 1969 जी बिल्कुल 1969 में जो है दोस्तों इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार मिला था। लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग नहीं है। चलिए, देविका रानी को जो है 1969 में पहली बार जो है पहली महिला अभिनेत्री थी जिनको जो है वो आपके दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, आपके किसी भी परीक्षा में काम आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के लिए आप लोग अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रीति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति और अपने सभापति को अपदस्थ करना। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। चलिए, प्रैक्टिस क्लास आप लोगों की लाइव ही लेता हूं। आप सभी से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग अवश्य कर दीजिए। दोस्तों जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है, जो एकांतिक शक्ति आप लोगों से पूछी गई है जिसपे एकाधिकार है राज्यसभा का, तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का जो है एकाधिकार राज्यसभा को दिया गया है। आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न के लिए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे होंगे, अनुच्छेद आप सभी को पता है 312 में 2/3 बहुमत से यदि जो है वो पारित करके, 2/3 बहुमत से आप लोग ध्यान रखिएगा, 2/3 बहुमत से जो है वो आपको यदि प्रस्ताव करती है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का राज्यसभा, तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न के लिए ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प की बात कर रहे होंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है। आप लोगों को बताना है दोस्तों, सही नहीं है, आप लोगों से पूछा गया है। चलिए, नमस्कार बीना जी। चलो सब लोग उत्तर करेंगे। राज्यसभा को घोषित करना हो गया कि ऐसा कानून राष्ट्रीय हित में है, आपसे सही नहीं है पूछा है, ध्यान रखेंगे। दूसरा दिया है, राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना पड़ेगा। और तीसरा दिया है दोस्तों कि ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। और चौथा दिया है दोस्तों, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। आप लोग अपना उत्तर तेजी से करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए। सब लोग उत्तर करेंगे दोस्तों इस प्रश्न में। चलें, तो आपका उत्तर जो है बिल्कुल डी विकल्प के लिए आ रहा है। डी विकल्प आपका जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आपके राज्य सूची में सम्मिलित विषय है, इस पे जो है दोस्तों राज्यसभा को ये तो अधिकार है कि वो सबसे पहले जो है इसको जो है राष्ट्रीय हित का
घोषित करेगी, उसके बाद से ही यदि आपने जो है अनुच्छेद 1 पढ़ा हो, जिसे आप लोग जो है 249 के रूप में जानते हैं, तो 249 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 2/3 बहुमत से यदि राज्यसभा जो है किसी राज्य सूची के विषय को जो है वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है, तब उस पे जाके जो है वो संसद अपना कानून बनाएगी। सिर्फ राज्यसभा जो है इसमें कानून नहीं बना सकती है, राज्यसभा अकेले कानून बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, बस ये प्रस्ताव करेगी, बाद में संसद जो है अंतिम रूप से इस पे फैसला करती है। तो आपका उत्तर डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है। 4थी अनुसूची के विषय में आप लोगों को अपने सही उत्तर का चुनाव करना है, तेजी से करिएगा। इनमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। दूसरा दिया है इनमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। तीसरा दिया है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, और चौथा दिया है दोस्तों इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। आप लोग तेजी से उत्तर करिएगा। कल्पना जी, एलटी ग्रेड के लिए भी जो है दोस्तों प्रक्रिया चल रही है, उसमें आहर्ता को लेके विवाद है, और उसमें जो है वो आहर्ता को लेके जो है लोक सेवा आयोग ने जो है सुझाव मांगा है। सुझाव जैसे ही मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद से आप लोगों का एलटी का भी नोटिफिकेशन आने ही वाला है। आप लोग उसके लिए भी तैयार ही रहिए। अभी आ जाए, 1 महीने बाद आ जाए या 1.5 महीने बाद आए, लेकिन वैकेंसी आ रही है आप लोगों की एलटी की भी। आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। मेरे उत्साहवर्धन के लिए आप लोग वीडियो लाइक करिए, आपके अकाउंट बैलेंस से पैसा नहीं कटेगा, मेरा थोड़ा सा उत्साह जो हो बढ़ जाएगा। 4थी सूची के लिए आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। चले, सभी लोगों का उत्तर डी विकल्प के लिए आया, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 4थी अनुसूची में जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है वो सुनिश्चित किया गया है, किस राज्य से कितने सदस्य जो है वो चुन के जाएंगे, इसका उल्लेख आपके 4थी अनुसूची में ही किया गया है। उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न दिया है, राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, और राज्य परिषद के सदस्य द्वारा चुना जाता है। सभी लोग अपना उत्तर इस प्रश्न के लिए करेंगे, तेजी से उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों इस प्रश्न के लिए, तेजी से उत्तर करिए आप सभी लोग। चलें, तो दोस्तों राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपका उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों ये राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, आप सभी को पता है। और इसका जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है आप सभी को पता है कि आपके लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। सभी सदस्यों की बात कर रहा हूं, तो जो आपके निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हैं उन सभी की बात की जाती है। तो सभी सदस्यों के द्वारा जो है मिलके आपके जो है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो है वो चुनाव होता है, जो आपके राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सी विकल्प के लिए आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इस प्रश्न में सी विकल्प की बात कर रहे होंगे। इस अनुच्छेद में जो है इस बात का उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। एक बार कमेंट करके आप लोग बता देते तो बड़ा अच्छा रहता। चलिए, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे दीजिए आप लोग, और आप लोग उत्तर कर दीजिए। चलिए, किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख किया गया है? चलिए, सब लोग जो है 63-64 की बात कर रहे हैं। दोस्त आप लोग गलत जा रहे हैं, गलत ट्रेन पकड़ लिया है आप लोगों ने, ट्रेन चेंज करिए। मैं आपसे मैं उपराष्ट्रपति के पद की बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अनुच्छेद में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ही जो होगा वो आपके राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? या पदेन सभापति होगा, इस बात की उल्लेख। चलिए, आप लोग जो है सब लोग जो है 63, 64 और 67 पे जो है वो जा रहे हैं। आप लोग जो है एक बार पढ़िएगा आर्टिकल 89(1)
89(1) में जो है ये स्पष्ट किया गया है कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति जो होगा वो आपका उपराष्ट्रपति होगा। सी विकल्प के साथ जाइएगा, आप सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आप लोग 89(1) में ही जाइएगा, संविधान के अनुच्छेद 89(1) में इस चीज का स्पष्ट उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है दोस्तों जी 64 भी होगा, लेकिन जब ये आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद में ये स्पष्ट किया गया है कि उपराष्ट्रपति ही आपके राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, तो उसके लिए आप लोग 89(1) का चुनाव करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु आहर्ताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको जो कूट दिया, जो अभिकथन दिया है दोस्तों, पहला दिया है उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा दिया है दोस्तों जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। और तीसरा दिया है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और उत्तर करिए तेजी से। चलें सब लोग उत्तर करें। कुछ लोग बी विकल्प, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलिए तो दोस्तों पहला जो आपको दिया है बिल्कुल सही दिया हुआ है। 30 वर्ष की आयु जो है वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष की आयु, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु को जो है वो भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया। दूसरा दिया है जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। वर्ष 2006 के पहले जो है ये प्रावधान था कि आपको जो है राज्यसभा, आप उसी राज्य से राज्यसभा जा सकते हैं जिसमें आपका मतदाता सूची में, जिस राज्य की मतदाता सूची में जो है आपका नाम है। लेकिन अब जो है 2006 के बाद से जो है ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी राज्य का से जो है आपका जो है वो भारत के किसी भी राज्य में आपके मतदाता सूची में बस आपका नाम होना चाहिए, आप जो है राज्यसभा जा सकते हैं। तो ये आपका जो है वो गलत दिया है। तीसरा दिया है दोस्तों राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दोस्तों जो संवैधानिक पद पे जाएगा वो किसी लाभ के पद पे जो है वो नहीं रह सकता है। तो आपका जो है ये बिल्कुल सही दिया है। तो बी विकल्प के साथ जाएंगे। 1 और 3 आपको यहाँ पे सही दिया है, आप लोग बी विकल्प के साथ जाइएगा। सिर्फ दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाएगा दोस्तों कि 2006 के बाद से जो है इसका प्रावधान कर दिया गया कि यदि भारत के किसी भी क्षेत्र के जो है निर्वाचक नामावली में आपका नाम है तो आप राज्यसभा जा सकते हैं। उस राज्य का होना जो है आवश्यक नहीं है। चलिए तो आप लोग बी विकल्प का चुनाव करिए, डी विकल्प का चुनाव आप लोग ना करिए। बी विकल्प के साथ जाइए। 1 और 3 आपका सही होगा। 2006 के पहले ये था, लेकिन 2006 के बाद इसमें जो है वो परिवर्तन कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा, आप लोगों को बताना है। चलिए राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है, तत्पश्चात क्या होगा। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। दूसरा दिया है लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। तीसरा दिया है लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। और चौथा दिया है राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए तेजी से। चलें सब लोग उत्तर करें और तेजी से उत्तर करें। चलिए तो माफी चाहता हूं दोस्तों, जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे होंगे, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक को आगे कार्यवाही कर सकती है। दोस्तों आप सभी को पता है अनुच्छेद 109(2) आर्टिकल 1092 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा जब है, राज्यसभा को धन विधेयक के संदर्भ में आप सभी को पता है 14 दिन का समय दिया जाता है। इस 14 दिन में या तो ये पारित करके उसको भेज दें
पास करके, और यदि दोस्तों ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है दोस्तों, आप सभी को पता है, यदि इसमें कोई ये संशोधन प्रस्तावित करते हैं तो लोकसभा को ये पूरा अधिकार है कि उनके संशोधन को स्वीकार करे अथवा स्वीकार करने से मना कर दे। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न के लिए ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलिए जी, बिल्कुल लोकसभा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पास करेगी या उनके जो है उनका जो सुझाव है उसको स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकती है, स्वतंत्र है, उसको विधेयक को पारित कर लेगी अकेले। 14 दिन रुक भी जाएगी, उसके बाद इनके बिना किसी कहे वो कर सकती है। चलिए जी, बिल्कुल टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए चलती है संतोष सरोज जी। इस समय हम लोग भारतीय संविधान को लेके चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान हम लोग जो लगभग 167 या 68 नंबर की आज की आपकी क्लास है, और उसके बाद भी दोस्तों भारतीय संविधान को हम लोगों ने काफी दिनों से छोड़ रखा था, तो 2-3 क्लास और लगेगा और आपका भारतीय संविधान मैं खत्म कर दूंगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राज्यसभा का सदस्य होने के बाद भी आपके जो है वो लोकसभा की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? इसमें से राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा के सदन का नेता, और इनमें से कोई नहीं, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, तो सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प किया जा रहा है। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वो आपके जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में जो है वो भाग ले सकता है। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपको कहीं कुछ सोचना ही नहीं है। बच्चों वाला प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण दिया है दोस्तों, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तेजी से उत्तर करेंगे। इस प्रश्न के लिए आप लोगों को पढ़ लेना है दोनों को और उसके आधार पे अपना उत्तर करना है। चलें उत्तर करें, सभी लोग उत्तर करें दोस्तों। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए आप लोग दोस्तों। चलिए उत्तर करिए। चलिए, तो इसमें कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ बी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलिए बहुमत जा रहा है इस प्रश्न में बी विकल्प की तरफ, यानी आप लोग ये मान रहे हैं कि दोनों जो है वो आपको सही दिया है। चलिए अब मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है दोस्तों। संविधान के किसी भी भाग में संसद को संशोधन करने का अधिकार है। शर्त बस यही है दोस्तों कि कुछ भाग ऐसे हैं, जैसे आपका मूल अधिकार होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो गई, तो ऐसे में जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है एक निर्णय आया था और उसे जो है मूल ढांचे का सिद्धांत किया गया था। कोई भी संविधान संशोधन जो है वो संविधान के यदि मूल ढांचे को जो है वो बस प्रभावित नहीं करना चाहिए, बाकी कहीं पर भी संशोधन करने का इनको अधिकार है। तो पहला विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही दिया है। दूसरा दिया है दोस्तों कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ये भी आपको जो है दोस्तों बिल्कुल सही दिया हुआ है, भारत की जनता द्वारा जो है वो उच्चतम विधायी संस्था है। आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग उच्चतम विधायी संस्था दिया है, तो दोस्तों भारत की जनता के द्वारा जो निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है उसको जो है भारत के संबंध में कोई भी कानून बनाने का, उसमें परिवर्तित करने का, उसमें संशोधन करने का अधिकार होगा। आपकी व्याख्या जो है वो एकदम स्पष्ट हो रही है, तो आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाइएगा, उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मीनाक्षी जी, जी थियरी की क्लास जो है वो आप लोगों की कल परसों से स्टार्ट हो जाएगी। आज से ही स्टार्ट होनी थी, लेकिन जो है थोड़ी सी तकनीकी समस्या की वजह से
लाइव नहीं आ पा रहा था दोस्तों आप लोगों को, फिर से बहुत सारे लोग नहीं जुड़े थे, आप सभी लोगों को बता दूं कि थियरी की क्लास आज स्टार्ट होनी थी, लेकिन जो है वो लाइव क्लास लेने में जो है क्लासरूम से, क्योंकि थियरी की क्लास को जो है यहाँ से कंप्यूटर से के माध्यम से नहीं लेना था, थियरी की क्लास को जो है वो क्लासरूम से लेना था, क्लासरूम से व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, लेकिन जो है दोस्तों वो लाइव नहीं हो पा रहे थे वहां से, इसकी वजह से आपकी थियरी की क्लास आज स्टार्ट नहीं हो पाई है। यदि दोस्तों आपके जो है क्लासरूम से थियरी की क्लास जो है वो लाइव नहीं हो पाएगी तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। यदि आपको रिकॉर्डेड क्लास से कोई परहेज होगा तो आप लोग कहेंगे, आप लोग यदि बहुमत के साथ कहेंगे तो आप लोगों को जो है यहीं से एप्लीकेशन से भी ले लूंगा। थोड़ा एप्लीकेशन पे जो है दोस्तों पढ़ने पढ़ाने में ज्यादा मजा नहीं आता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। जी बिल्कुल, विधायी संशोधन करने का उसी को अधिकार होगा जो जिसके पास जो है वो सर्वोच्च शक्ति जिसको दी गई है। तो संसद जो है वो सर्वोच्च शक्ति उसको भारतीय जनता देती है और इसलिए वो है जो इसमें संशोधन कर सकती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका जो है कथन कारण सही है, व्याख्या भी एकदम स्पष्ट हो रहा है। आप इसको ऐसे पढ़िए कि संसद जो है भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, इसलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अब आपको जो है जब इसलिए इसमें जोड़ के और पहले आप इसको पढ़ के फिर बाद में इसको पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये इसकी स्पष्ट व्याख्या है। तो आप लोग ध्यान देंगे, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। चूंकि ये उच्चतम विधायी संस्था है विधि बनाने के लिए, इसलिए 368 का प्रयोग करके यह भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। स्पष्ट है? कहीं कोई समस्या एक बार कमेंट करके बताइए। संतोष जी, लाइव क्लास 9 बजे से आप लोगों को प्रैक्टिस क्लास मिल रही है। अभी मैं जो है इस समय इस स्थिति में नहीं हूं कि आप लोगों को ये कमिट कर पाऊं कि आपकी थियरी की क्लास लाइव लूंगा या रिकॉर्डेड लूंगा। हाँ, इस बात की गारंटी लूंगा कि यदि रिकॉर्डेड भी क्लास लूंगा तो हफ्ते में 1 से 2 आप लोगों का लाइव सेशन लूंगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास में जिस भी टॉपिक पे कहीं पे डाउट होगा तो उसको मैं क्लियर कराऊंगा। ये मेरा जो है वो कमिटमेंट रहेगा आप लोगों से, ये इसको मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। आप लोग उसको, यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरा नंबर आपके पास है, आप लोग फोन करके जो है मुझे याद दिला सकते हैं कि सर आपने कहा था डाउट क्लास लेने के लिए और आप डाउट क्लास नहीं ले रहे हैं। यदि किसी कारण से जो है वो आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाती है, फिर से कह रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में आपकी रिकॉर्डेड क्लास होगी, रिकॉर्ड क्लासरूम से रिकॉर्ड हो जाएगी आपकी क्लास और उसके बाद से आपको जो है वो मिल जाएगी। और जो हफ्ते भर में आप लोग जो क्लास अटेंड करेंगे उसके लिए जो है एक आप लोगों के लिए जो है वो लाइव क्लास ले लूंगा, उसमें आप लोग अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं, उस पर आप लोगों से डिस्कशन भी कराऊंगा। बहुत सारे जो है जो हफ्ते में एक लाइव क्लास लूंगा वो आपके लिए जो होगी वो बहुत बेनिफिशियल होगी, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजों को आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चले। बीच में जब यही समस्या है, बीच में जब किसी और विषयांतर चला जाता है बात तो समस्या होती है। चलिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकांश अंतराल होना चाहिए। आप लोगों को बताना है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकांश अंतराल कितना होना चाहिए। चलिए कल्पना जी, ये गोल्स आपका नाम मैं भूल रहा हूं, मुझे आपका नाम आई थिंक, एक बार अपना नाम क्लियर कर दीजिए। आपका बस गोल्स आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप नाम क्लियर कर दीजिए। नाम मैं भूल रहा हूं, मुझे नाम आपका ध्यान था। चलिए, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि 1 वर्ष में 2 मीटिंग होना आवश्यक होता है, 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जी बिल्कुल, साधका अजीत जी, आपका नाम मुझे सुरभि जी ने याद दिला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न यह है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। आपको दिया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर बनेगी। आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए सब लोग उत्तर करेंगे। चलिए, नहीं, आपके वास्तविक नाम से आपको संबोधित करना जो है वो साधका अजीत जी आपको अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, माता पिता ने बड़े प्यार से जो है सबके माता पिता अपने बच्चों का नाम बड़े प्यार से रखते हैं। हालांकि आजकल के बच्चे जो है वो माता पिता के रखे नाम पे ज्यादा भरोसा नहीं होता है उनको, क्योंकि जनरेशन गैप है, सोच का एक गैप है।
चलिए फिलहाल उस पर बात नहीं करेंगे, आप लोग इस प्रश्न में उत्तर करिए। चलिए बी विकल्प के लिए आपका उत्तर आ रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। आप सभी को उत्तर पता है, बिल्कुल सही दिया है। और जो है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिए। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है उन सभी से निवेदन है कि अब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग नियमित रूप से जो है वो सब्सक्राइब करके जो है बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। चलिए, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। आप लोगों को बताना है दोस्तों संसद किससे मिलकर जो है वो निर्मित होती है। एक ही प्रश्न जो है वो कई तरीके से पूछा गया है, तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर जो है भारतीय संसद का निर्माण होता है। संसद के अंतर्गत जो है उपराष्ट्रपति नहीं आता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति जो होता है दोस्तों आपके राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और जो है अध्यक्ष राज्यसभा। आप लोग संसद के अधिकारियों में इसमें से कौन सा जो है वो कौन कौन सम्मिलित है, आप लोग उत्तर करेंगे। समय आपका शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, आर्टिकल जो है 89 में इस चीज का उल्लेख किया गया है कि जो है वो आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो है वो भारतीय संसद का निर्माण होगा। चलिए आ जाइए, इसमें से बताइए संसद के अधिकारी जो है वो कौन कौन से हैं। तो आप लोगों का उत्तर बी और डी विकल्प के लिए इसलिए आ रहा है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं है। तो आपका लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और राज्यसभा का अध्यक्ष जो है दोस्तों, ये सभी जो होते हैं वो आपके संसद के अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप डी विकल्प के अलावा किसी अन्य विकल्प का चुनाव करिए। सभी जो होते हैं ये आपके संसद के पदाधिकारी या अधिकारी होते हैं। संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है, क्लियर है। जब लोकसभा में आप लोग जो है आप लोग बात कर रहे थे इस प्रश्न में बी विकल्प की, बहुत सारे लोग 1 2 3 की बात कर रहे हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो क्यों नहीं संसद में आएगा, राज्यसभा संसद का हिस्सा नहीं है। जी फिलहाल जो है ऑफलाइन क्लास जो है अभी चल रही है। अभी ऑफलाइन क्लास अब खत्म करने वाला हूं, एकदम पूर्ण रूप से ऑफलाइन क्लास खत्म कर रहा हूं। चलें, आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न में। जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जी नहीं, संसद पूछा है, लोकसभा नहीं पूछा है। संसद में आपके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सभी आते हैं। आर्टिकल 79 याद करिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसद आबलिक जो है विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब जो है वो समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक जो है वो अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। आपको दिया है 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 150 दिन। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, उत्तर करिए तेजी से। चलें, अनुच्छेद बताते रहिए आप लोग। चलिए दोस्तों, आपको दिया है दोस्तों कि यदि कोई सदस्य जो है वो बिना सूचित किए 60 दिन तक जो है दोस्तों यदि गायब रहता है तो उसकी जो है सदस्यता समाप्त हो जाएगी। संसद सदस्य के लिए आप सभी को पता है दोस्तों कि संसद के लिए जो है आपके अनुच्छेद 101 में जो है दोस्तों 101(4) में उल्लेख किया गया है संसद सदस्य के लिए 101(4) में। और जो है आपके विधानसभा की जब बात की जाती है तो 190(4) में
190(4) में इस बात का उल्लेख किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे दोनों के लिए। संसद के लिए जो आपका अनुच्छेद है 101(4) है और जो आपके राज्य विधानसभा के लिए है वो 190(4) है। तो आप लोग दोनों को ध्यान रखेंगे। इसमें जो है 60 दिन से अधिक समय तक जो है यदि कोई सदस्य बिना बताए अनुपस्थित रहता है, ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता है वो जो है वो समाप्त की जा सकती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मजेदार प्रश्न है अगला। सर्वप्रथम जो है वो सांसद आबलिक विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वो सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों, वो सदस्य जो है वो कौन थे और किसके सदस्य थे? आपके राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य थे, पंजाब विधानसभा के सदस्य थे या राजस्थान विधानसभा के सदस्य थे? किसको जो है वो पहली बार जो है दोस्तों ये 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित होने की वजह से जो है वो अयोग्य जो है वो निष्कासित कर दिया गया? आप लोग बताएंगे, अयोग्य घोषित कर दिया गया। नाम सहित आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। चलिए चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। आप लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं इस प्रश्न में। प्रश्न को ठीक से समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? आपसे पूछा गया है कि सबसे पहली बार 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित होने की वजह से जो है वो किस सदस्य को जो है, किसको यदि आपको पता होगा तभी आप अनुमान लगा पाएंगे कि वो व्यक्ति जो है वो, नाम अभी तक किसी ने लिख के नहीं भेजा है। चलिए तो जो है दोस्तों आपके पंजाब विधानसभा के जो है वो एक निर्दलीय सदस्य थे। पंजाब विधानसभा के निर्दलीय सदस्य जिनका नाम था आपके बिरजेंद्र सिंह, बिरजेंद्र सिंह हमदर्द। बिरजेंद्र सिंह हमदर्द को जो है वो 60 लगातार बैठकों में जो है दोस्तों लगातार अनुपस्थित होने की वजह से इनको जो है वो पंजाब विधानसभा से ये सदस्य थे और इनको जो है भारतीय संविधान में पहली बार सन 2000 में पहली बार किसी व्यक्ति को इस आधार पे अयोग्य घोषित किया गया कि 60 बार जो है वो लगातार जो है वो 60 बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पंजाब विधानसभा के निर्दलीय विधायक जो है आपके बिरजेंद्र सिंह हमदर्द को पहली बार जो है अयोग्य घोषित किया गया था। चलिए चलिए बोलने से नहीं चलेगा सर। मैं मोहित जी मैं समझ नहीं पाया। यदि आपका इसके पहले यदि कुछ रहा हो तो मैं देख नहीं पाया आपका कमेंट। एक बार फिर से आप क्लियर करिए आप क्या कह रहे हैं। चलिए बिल्कुल फास्ट कराना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? संसद के सदस्यों का जो है विवेकाधिकार और उनकी उन्मुक्तियां जो है दोस्तों वो किस अनुच्छेद में स्पष्ट की गई हैं? अनुच्छेद 104, 105, 82 और 117 में से किसी एक का चुनाव करिए। तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए तो आप लोगों का उत्तर प्रमोद जी का आ रहा है, सदका जी का उत्तर आ रहा है, संतोष जी का आ रहा है। अच्छा लिखने की, चलिए कोई बात नहीं। बिरजेंद्र सिंह हमदर्द को मैंने लिखा था, उसके लिए आप कह रहे थे, कोई बात नहीं। तो अनुच्छेद 105 में जो है दोस्तों संसद सदस्यों के जो है वो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का निर्धारण किया गया है। आप लोग अनुच्छेद 105 को जरूर पढ़िएगा। आज ही किताब उठा के अनुच्छेद 105, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं दोस्तों, आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो है खुद मेहनत करना पड़ेगा। यदि आज आप किताब उठा के और अनुच्छेद 105 को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका उत्तर बी विकल्प के साथ सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है
किसी मामले के तथ्यों को रोकता है और तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है, या मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। तो आप लोग चारों में से किसी एक का चुनाव करिए। विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी जो है वो मंत्री के विरुद्ध कब लाया जा सकता है? आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। चलें तो दोस्तों आप लोग सी विकल्प का चुनाव करिएगा। यदि कोई मंत्री जो है दोस्तों तथ्यों को छुपाता है और जो है तथ्यों को जो में फेरबदल करके उसको प्रस्तुत करता है या बिगाड़ के उसका वर्णन करता है, ऐसी स्थिति में जो है दोस्तों उसके विरुद्ध जो है वो विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग सी विकल्प की बात करेंगे। सी विकल्प के साथ आप लोग जाइएगा, अन्य किसी विकल्प का चुनाव करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? आपको बताना है दोस्तों किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। संसद के निम्न सदन के में निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन में निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, या राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार आप लोगों को बताना है दोस्तों किसको प्राप्त है। चलें चलिए तो दोस्तों आप सभी को इसमें दिया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान करने का अधिकार आपसे पूछा गया है। प्रश्न को थोड़ा सा रुक के समझ लेंगे, आप लोग आसानी से इसको कर सकेंगे। लोकसभा का चुनाव जो होता है दोस्तों वो सीधे जनता के द्वारा होता है, और जब जनता के द्वारा होता है तो इसमें जो है वो आपके जो राज्य के निम्न सदन की बात की गई है, यानी विधानसभा। आप सभी को पता है दोस्तों विधानसभा को जो है वो निम्न सदन कहा जाता है और उच्च सदन को जो है विधान परिषद कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों लोकसभा में एक नागरिक के नाते अपना मतदान करते हैं, और राज्यसभा में जो है ये इनको अनुच्छेद 80 के तहत जो है इनको जो है वो मतदान करने का अधिकार है। तो आप उत्तर जो है इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाइएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा जो लोग इसमें डी विकल्प की बात करेंगे। आपसे एक बार फिर से मेरा विनम्र निवेदन है, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। आज का सेशन जो है अब कंप्लीट हो गया है। आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे, तो आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए आवश्यक सूचना ये है कि दोस्तों आपके जो है राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की जो आपकी क्लास है वो आज शुरू होनी थी लेकिन शुरू नहीं हो पाई है कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से। कल इसको जो है यदि लाइव शुरू करने में मैं सफल हो पाऊंगा तो लाइव क्लास को जो है वो कंडक्ट कराऊंगा। यदि लाइव नहीं होगा तो ये क्लास आपकी जो होगी वो क्लास रूम से सीधे रिकॉर्ड होके आप तक जो है वो पहुंच जाएगी लाइव स्टडी इलाहाबाद की एप्लीकेशन के माध्यम से। और उसके बाद से आपको जो है हफ्ते में एक क्लास जो है आपको डाउट क्लियर करने के लिए जो है वो लाइव क्लास कंडक्ट कराई जाएगी। तो आप एक हफ्ते जो है वो क्लास को करेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे और उसके बाद से जो है हमसे हफ्ते में एक बार अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। ये दो विधियां मेरे पास जो है इस समय हैं जिन पे मैं विचार कर सकता हूं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप लोग अपना जो है विचार जरूर मेरे साथ शेयर करेंगे। और साथ में आप लोगों से सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना लाइक किए हुए आप लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। जिन लोगों का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है दोस्तों उन सभी को पता है कि जो है वो सुबह 8 बजे का सेशन जो होता है वो आपके ज्योग्राफी का होता है। तो आप लोग सुबह 8 बजे जो है ज्योग्राफी के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। नियमित रूप से आप लोगों के लिए जो है ज्योग्राफी के प्रश्नों का सेशन सुबह 8 बजे संचालित हो रहा है। और बात करें दोस्तों तो आप सभी को पता है कि 250 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि आप इस सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए 250 रुपए का भुगतान करके आप लोग जो है फोन पे, गूगल पे या भीम के माध्यम से 7007701847 इस नंबर पे आप लोग जो है 250 रुपए का भुगतान कर दीजिए। और उसके बाद से आप लोगों को जो है वो क्लास का जो भी PDF है वो आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा नियमित रूप से। चलिए
जी बिल्कुल सदका जी पेड ग्रुप के लिए है, जो लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की माफ करिएगा, जो है राजनीतिक चिंतन, जो आपका सिलेबस में जो आपको दिया हुआ है राजनीतिक सिद्धांत, और जो आपके थिंकर दिए हुए हैं उनकी जो क्लास होगी दोस्तों वो डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी, और उसके लिए आप लोगों के लिए जो है उसके लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। तो आप लोग जो है यदि टीजीटी के लिए आप लोगों को पहले से कई बार बता दिया है मैंने, फिर से एक बार आप लोगों को ध्यान दिला देता हूं। तो दोस्तों ये आपके लिए जो है टीजीटी के लिए एक क्लास होगी, आप सभी को पता है। ये क्लास आपके टीजीटी के लिए होगी दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे चला गया बहुत ज्यादा, चलिए कोई बात नहीं है। तो जिनको उसके सदका जी आप रुकी रहिए, आपको क्लियर कर देता हूँ, स्लाइड ओपन हो जाए तब आपको जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इसमें आपके राजनीतिक सिद्धांत और विचारकों का जो आपको हिस्सा है दोस्तों, जिसमें आप लोगों को 8 या 10 जो है आपके थिंकर दिए हुए हैं, आपके अरस्तु से लेके कार्ल मार्क्स तक, जो है प्लेटो से लेके कार्ल मार्क्स तक, इनको क्लियर कराऊंगा। और जितने भी राजनीतिक सिद्धांत हैं उन सारे राजनीतिक सिद्धांतों को कराऊंगा, चाहे वो आपके राज्य की अवधारणा हो गई, संप्रभुता की अवधारणा हो गई, आपके जो है स्वतंत्रता की अवधारणा हो गई, जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, एक एक बिंदु को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज को क्लियर कराऊंगा। 2 चीज एक्स्ट्रा ही आप लोगों को बताऊंगा, कम आपके सिलेबस से एक भी टॉपिक नहीं होगा। तो यदि आप लोग जो है राजनीतिक सिद्धांत और जो है विचारकों को पढ़ना चाहते हैं टीजीटी के लिए, पीजीटी वाले लोगों के लिए नहीं है दोस्त, क्योंकि पीजीटी वाला सिलेबस जो है वो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। टीजीटी वाले लोग, जो लोग राजनीतिक सिद्धांत और विचारकों को पढ़ना चाहते होंगे, वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप लोग को जो है एक मैसेज आप लोग मुझे छोड़ दीजिएगा, 7007701847, इस नंबर पे आप लोग एक मैसेज छोड़ देंगे तो आपको, चूंकि क्लास को लेकर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इसलिए बनी हुई है कि आज मैंने लाइव क्लास लेने का प्रयास किया, लाइव क्लास कंडक्ट नहीं हो पाई, तो उसके बाद से जो है वो कल देखते हैं कल क्या होता है। कल यदि लाइव क्लास फिर से उसके लिए प्रयास किया जाएगा, यदि लाइव क्लास के लिए जो है मैं सक्षम हो पाऊंगा तो लाइव क्लास लूंगा, नहीं तो ऑफलाइन क्लास होगी आप लोगों की, वीडियो रिकॉर्ड करके एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो रहेगी दोस्तों, और वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे, और वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हफ्ते में एक क्लास आप लोगों की लूंगा, हफ्ते भर के डाउट को क्लियर करने के लिए, जो भी आपको डाउट रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अब आप लोग जो है मुझे अनुमति दे दीजिए, अब आप लोगों से फिर से जो है वो कल मिलूंगा, कल सुबह। मीनाक्षी जी फीस के लिए जो है आप लोगों को इस नंबर पे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, जो है मैनेजमेंट के द्वारा जो भी फीस डिसाइड की गई होगी वो मैनेजमेंट आपको जो है वो फीस स्ट्रक्चर जो है वो बता देगा। फीस वगैरह जो है वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम है बस पढ़ाना, मैनेजमेंट जो है वो दूसरे लोग देखते हैं। दोस्तों पूरे संस्थान को मैं अकेले नहीं चला सकता, सारे कार्य को मैं अकेले नहीं कर सकता, तो ये सब कार्य जो है उनका है। फीस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आप लोग इस नंबर पे एक मैसेज कर दीजिएगा, आपको फीस जो है वो बता दी जाएगी जो भी रखी गई होगी। क्योंकि क्लास आज नहीं हो पाई है इसलिए फीस जो है वो डिस्क्लोज नहीं हो पाया है, और मैं रात को बहुत लेट क्लास लेने आता हूं, और जब मैं आता हूं तो मैनेजमेंट के सारे लोग जो है वो जा चुके होते हैं और मैं अकेले क्लास लेता हूं इस समय, तो उसकी वजह से मुझे जानकारी नहीं हो पाई है। चलिए, तो मैं आपको जो है, आप इस नंबर पे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है सिर्फ आप जो है वो टीजीटी थॉट लिख के उस पर एक बार मैसेज सेंड कर दीजिएगा, फीस आपको क्लियर कर दी जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए अब आप लोग जो है अनुमति दे दीजिए मुझे, आप लोगों से कल सुबह मिलूंगा ज्योग्राफी के क्लास में, रात को फिर से मिलूंगा जो है पॉलिटी के क्लास में, और जो है हम लोग भारतीय संसद को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा हिस्सा इसमें का और बचा हुआ है, और उसके बाद से हम लोग जो है अपने संविधान को अब हम लोग धीरे धीरे दोस्तों कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद से जो आपके जो संवैधानिक बॉडीज बची हैं उनको देखना है, उनको बहुत ही तेजी से मैं आप लोगों को लेके आगे बढ़ जाऊंगा। तो आप लोग जो है, चलिए दोस्तों, तो अब लोग जो है हम लोग इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, और अब आप लोगों से कल मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।